नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा यह चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम अपने इस चैनल पर इतिहास विषय से संबंधित सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी में आए हुए हों या फिर आपके नेट वगैरह में आए हुए हों। ठीक है, सभी स्टेट के जितने भी टीजीटी या पीजीटी होते हैं उन सब के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड कर दी हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और अब एक ही वीडियो है, इसमें हमारा यूपी का जो 2013 में जो एग्जाम हुआ था हम उसको कवर कर रहे हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे 31 तक हमने कवर कर लिए हैं। 32 हमारा यहाँ पर है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब खुदाई या फिर ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो वो कौन सा सुल्तान था भैया? आपका बलबन। बलबन स्वयं को क्या कहता था? ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खान द्वारा स्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखिएगा सैयद वंश किसने बनाया था? खिज्र खान ने बनाया था। और खिज्र खान को किसने सपोर्ट किया था? तैमूर ने। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा कि तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खान द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि खिज्र खान पैगंबर का वंशज था। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया था। और किसके शासनकाल में किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। तब उसने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। फिर क्या हुआ कि वो जीत गया और फिर उसने खिज्र खां को यहाँ का गवर्नर बनाया। कहाँ कहाँ का? लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? तो देखिएगा सल्तनत काल में उत्तराधिकार का वैसे तो कोई पर्टिकुलर फिक्स नियम तो नहीं था। जन्म की वरीयता के आधार पर, अग्रज अधिकार नियम के आधार पर, अग्रज अधिकार मतलब जो बड़ा लड़का होता है उसी की वो ही राजा बनेगा। पूर्व सुल्तान द्वारा नामांकन मतलब जो सुल्तान अभी है वो नॉमिनेट कर दें। अमीरों के मंतव्य और गद्दी के दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति, क्षमता या फिर योग्यता। तो भाई देखिएगा उस टाइम अमीरों का बहुत ज्यादा होल्ड था, तो अमीर जिसको चाहते थे उसको, और साथ के साथ गद्दी के लिए मतलब गद्दी के लिए किसी के अंदर पाने की शक्ति या फिर क्षमता हो तो वो इंसान उस टाइम पे राजा बन जाता था, सुल्तान बन जाता था। तो अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता का मंतव्य, योग्यता। अगला क्वेश्चन है, बरीद कौन थे? तो बरीद कौन थे भाई? आपके गुप्तचर थे। तो बरीद गुप्तचर और सूचनाएं एकत्रित करने वाले होते थे। सल्तनतकालीन केंद्रीय व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो सल्तनतकालीन में जो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वो काजुल कुजात, ये तो न्याय विभाग का अधिकारी होता था। मजलिस खलवत का अध्यक्ष यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष, वजीर या फिर नायाब मुल्क। तो इन्होंने कहा है कि नायाब मुल्क जो था वो सर्वोच्च और असाधारण पदासीन अधिकारी था। जो आपका मुइजुद्दीन बहराम शाह है उसके शासनकाल में ये पद बना था। ठीक है, नायाब मुमलकत। और इस पद पर जो पहला व्यक्ति जो आसीन हुआ था वो हुआ था एतगीन। एतगीन कौन था? जिसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तो ये इस तरह से ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी कि जो आपका ये वाला जो पद है नायब मुमलकत पद है, जो इस पे आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो एतगीन था। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो औरंगजेब ने सबसे लास्ट में कौन से दक्कनी साम्राज्य को शामिल किया था? गोलकुंडा को। कब? 1687 में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कांधार को शामिल करना। सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की? तो तबकात अकबरी किसने लिखी थी भाई? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी थी। उसने क्या किया था? इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, एक में तो आपका मतलब उसमें जो आपका तीसरा था उसमें अकबर की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जिक्र है। और इन्होंने ऑप्शन बताया है कि जैसे मुंतवामुल तारीख है वो किसकी है? बदायूनी की है। अकबरनामा अकबर फजल ने लिखी थी और कानूनी हुमायूंनामा ख्वाजा मीर ने लिखी थी। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था। सही बात है भाई, सैनिक शासन था यहाँ पे। यह एक केंद्रीभूत निरंकुशवाद या फिर एक तंत्र था। तो ये भी बात सही है। सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। ये जरूरी नहीं था कि सम्राट इस्लामी परंपराओं का पालन करे। सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। ये भी बात सही है। सम्राट का जरूरी नहीं था कि वो मंत्रियों से अपने परामर्श ले या नहीं ले। ठीक है, तो इसमें कौन सी बात सही नहीं है? ये वाली कि वो इस्लामी परंपराओं का शासन पालन करता था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया था। स्टार्टिंग में उसने 12 सूबों में या 12 प्रांतों में अपने राज्यों को डिवाइड किया। बाद में उनकी संख्या बढ़कर के 15 हो गई थी। ठीक है, क्योंकि उसने दक्षिण भारत का बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय भी कर ली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की पारंपरिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो इसने कहा पारंपरिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन, और तो उसके अंतर्गत कौन अधिकारी? सूबेदार पर नियंत्रण। तो सूबेदार पर नियंत्रण कौन रखेगा भाई? दीवान। ठीक है,
भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध की जाती है? तो भारत में मनसबदारी प्रथा किसके समय में शुरू हुई थी भाई? चंगेज खान के समय में। मतलब चंगेज खान के भारत में, देखिएगा भारत में जो है ना मनसबदारी प्रथा मुगलों ने स्टार्ट की थी। मनसबदारी प्रथा का मतलब क्या होता था? ये एक तरीके की दशमलव पद्धति थी, है ना, दशमलव पद्धति थी। उसमें क्या होता था, किसी भी मनसब को उसके मनसब मान ले कोई वो है सैनिक है, तो उसको उसका जितने मनसब होगा उसी के हिसाब से उसको वेतन दिया जाता था। तो ये आपकी क्या थी? मनसब प्रणाली थी। और ये किससे उन्होंने ली थी मुगलों ने? ये चंगेज खान से ली थी, मंगोलों से ली थी उन्होंने, ठीक है। इसने कहा कि मनसब कोई पदवी या संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति को दर्शाता था। इसका अर्थ पद या श्रेणी होता था। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो अपने सैनिक कैंप में किसने बंदी बनाया? महाबत खान ने, ठीक है। ये जो महाबत खान ने दरअसल नूरजहां से इसका विरोध चल रहा था एक तरीके से, तो इसने क्या किया था? नूरजहां से चिढ़ता था ये, तो नूरजहां में और इसमें आपस में टकराव हुआ था। फिर बाद में नूरजहां ने खैर इसको हरा दिया था और उसने बहुत अच्छे तरीके से जहांगीर को इसके चुंगल से छुड़ा लिया था, ठीक है। तो ये जो है आपका अपने सैनिक में बंदी किसने बनाया था? महाबत खान ने जहांगीर को। मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो मुस्लिम कानून की व्याख्या कौन करता था? काजी उल कुजात। अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो वही देखिएगा, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। कब बसाया था? जब शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि उसने अपनी कि मतलब उसके बाद नहीं, उसने क्या करा था, शेख सलीम चिश्ती को के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसने इस शहर को बसाया था। अकबरकालीन किस भवन या फिर किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली? फतेहपुर सीकरी का पंचमहल या फिर सिकंदरा में अकबर का मकबरा। देखिए ये दोनों ही जो हैं ये किससे इंस्पायर है? बौद्ध स्थापत्य से इंस्पायर है, यानी फतेहपुर सीकरी का पंचमहल भी और सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में उड़ीसा, कश्मीर, सिंध या फिर बीजापुर। देखिएगा इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसका हुआ हो। इस आयोग ने इसका आंसर उड़ीसा माना है, लेकिन उड़ीसा किसके टाइम में हो गया था? शाहजहां के शासनकाल में नए प्रांत का गठन हुआ था, ना कि जहांगीर के शासनकाल में। इन्होंने कहा है 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? मतलब इसका मतलब यह है कि 500 से लेकर 2500, यानी कि 500 से 2500 के बीच की अगर किसी के पास में जात होती थी तो उस मनसबदार को आप क्या कहते थे? तो उसको हम कहते थे अमीर। और अगर 500 से कम अगर आपकी किसी के पास होगी तो वो कहलाएगा मनसबदार। मुगल नौसेना का सेनापति कौन होता था? तो नौसेना यानी कि जो पानी वाली होगी, तो उसमें कौन होता था उसका सेनापति? मीरे बहर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तुमने किस लोकप्रिय नाम से पुकारा है भाई? आपका कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स, ठीक है। कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा नाम था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रिय मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो भारत में इसके लिए किसने प्रयास किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए? श्रीमती एनी बेसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ऐसा क्या काम किया जिससे सब लोगों ने उनकी तारीफ की? तो उन्होंने क्या किया था? भारत के युवकों की शिक्षा, तो भारत के युवकों को उन्होंने शिक्षित किया था। भारत जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? तो ये वाली बात किसने कही थी? स्वामी विवेकानंद ने कही थी। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस में कौन फंस गया था भाई? अरविंद घोष फंसे थे इसमें, और उनका किसने बचाव किया था? चित्ररंजन दास ने, ठीक है। देखिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का चित्ररंजन दास ने बड़ी कुशलता से बचाव किया। अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद घोष सहित 34 लोग कैद कर लिए गए थे, मगर 15 लोगों को सजा हुई और उनमें से कुछ को आजीवन कारावास देकर काला पानी भेज दिया गया। अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। तो अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया था, लेकिन इनके भाई बारिंद घोष है उनको सजा हो गई थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष? ये थे आपके घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने किसकी अध्यक्षता की? केवल बेलगाम में 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? तो गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी जो थे इन्होंने क्या किया था? शाही दरबार में भाग लिया था हाथ से बुने हुए खादी वस्त्रों से पहनकर। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो कर्जन को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि इनसे लोग परेशान हो गए थे और इनसे राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई थी, तो इसलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया। महाराष्ट्र एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से जाने जाते हैं, तो वो कौन है भाई? गोपाल देशहरी मुख।
किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो ये वाली बात अरविंद घोष ने ही कही थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। वेदों की ओर वापस चलो, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था भाई? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि वेदों की ओर लौटो। चलिए, आज फिर हमारा एक पेपर कंप्लीट होता है। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।